हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द रेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं निखिल गुप्ता आपके लिए क्लास 11 की अकाउंटेंसी लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत बहुत सॉरी बच्चों कि 2-3 हफ्ते से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा था 11th क्लास के अकाउंट्स की। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों से कि बच्चों की क्लास में थोड़ा रेगुलरिटी टूटी है। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज से हम अभी से जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कुछ पिछला ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, पिछला ओवरव्यू का मतलब यह है कि हमने जो पिछली क्लास में आपको जो पढ़ाया था, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आपको मैंने बताए थे, कुछ है उस अकाउंटिंग टर्म्स को मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने अपने बिजनेस के बारे में डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, इन सब के बारे में जानकारी ले ली थी। ठीक है, तो बहुत दिनों से थ्योरी चलने के कारण बच्चों को थोड़ी सी बोरियत लग रही है कि सर अकाउंट्स में प्रैक्टिकल्स कब करेंगे। तो आज वो दिन बच्चों आ गया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है बेटा? इसको हिंदी में अगर बात करें तो समीकरण कहते हैं। जैसे आप अपने मैथ में इक्वेशन बनाते थे वैसे ही यहाँ पर आपको कॉमर्स का इक्वेशन बनाना है। बट वो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। वहाँ पर आपको a² + b² का जो भी सूत्र लगता होगा वो लगता होगा, बट यहाँ पर उससे बहुत अलग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स लाइबिलिटीज़ होती हैं। उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि बच्चों एसेट्स क्या होती हैं, बच्चों लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को आगे बढ़ते हुए। ठीक है, कि इसको समीकरण में कैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको बात ये याद रखनी है, इस संपत्तियां क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया था, लायबिलिटीज क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया था। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस को देखें और उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज हम टाइम वेस्ट करते नहीं हुए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम बेटा बच्चों बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको एक रूल्स होता है कि बिजनेस का एक नेचर है कि जितनी आपकी एसेट्स होती हैं उसी के बराबर आपकी क्या होती है बेटा? लायबिलिटीज होती हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस में जो भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं उसी के बराबर आपकी लायबिलिटीज भी होती हैं। आप अपने बिजनेस में एक चीज़ बनाते हो जिससे आपकी बिजनेस की एक फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक स्थिति। और उस चीज़ को बनाने के लिए हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, इस बैलेंस शीट को बनाने से ठीक है हमें पता चलता है कि हमारी जो बिजनेस की एसेट्स हैं, हमारी बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्या है। तो वहां पर पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो इस इक्वेशन से ही हमें क्या निकालना है बेटा? एक द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात मतलब दो, तो यहां पर हमें एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज को क्या करना है बच्चों? पता करना है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को पता करने का काम किया जाएगा कि हमारी एसेट्स कितनी हैं। कुछ एसेट्स हमारी घटी, कुछ हमारी एसेट्स बढ़ी, तो हमारी बैलेंस शीट पर उसका क्या इफेक्ट आया है, ये पूरी कंडीशन हम इस पे क्या करेंगे? शो करेंगे कि हमारी एसेट्स का घटने पर हमारी लायबिलिटीज पे क्या, क्योंकि हर एसेट्स के घटने बढ़ने पर पूरा का पूरा इफेक्ट एसेट्स लायबिलिटीज पे दोनों पे जाता है। ठीक है, कुछ करस्पॉन्डेंस इंक्रीज होती हैं बच्चों, कुछ करस्पॉन्डेंस क्या होती हैं? डिस्क्रीज होती हैं। तो जैसा होगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप एक लिख लीजिए, द टोटल एसेट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब द टोटल assets of the business are always equal to as total liability, equal to as हमारी टोटल लायबिलिटीज। तो यहां पर कहने का सेंस बेटा क्या हुआ कि हमारी जितनी भी एसेट्स होंगी, देखिए ध्यान से मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, कि हमारी जितनी भी एसेट्स होंगी टू टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू एज द टोटल लायबिलिटीज। मतलब यहां पे कहने का सेंस बच्चों ये है कि जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी,
ठीक है, उसी के ऑल द ऑलवेज इक्वल तो होगी बिजनेस की हमारी लायबिलिटीज भी होंगी। एसेट्स हमारी संपत्तियों से परिचय लगाया जाता है और लायबिलिटीज जो है हमारी क्या होती हैं, दायित्व होते हैं जिसे हमें पे करना होता है। ठीक है, चलिए मगर अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो एसेट्स आपको पता है अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल। एक बात याद रखिएगा, लायबिलिटीज एक में इसमें कैपिटल भी ऐड हो जाती है। कैपिटल जिसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं एज अ बिजनेस। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति दोनों की जो एंटिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, अलग होती है। एंटिटी का मतलब क्या है, अस्तित्व जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो अलग अस्तित्व होने के कारण तो कैपिटल जैसे ही बिजनेस कैपिटल कैश जैसे ही पर्सन ने बिजनेस में लगाया उस बिजनेस के लिए वो कैपिटल हो गई। और बिजनेस की लायबिलिटीज बनती है कि उस बंदे को कैपिटल से प्रॉफिट बनाकर उसे बिजनेस को वापस, उसे फर्म को वापस करे, उसको पर्सन को वापस करे। तो ऐसा वो कैपिटल हमारी क्या होगी बेटा, लायबिलिटी ही होगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आपको लायबिलिटीज तो साथ साथ लेनी है प्लस उसमें कैपिटल भी क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको अपनी आपकी मैंने बताया तो हम अब जो मैंने बनाया यहां पे हम लोग लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपको अपने पूरे फर्म की एसेट्स जाननी हो तो आप अपनी लायबिलिटीज और अपनी कैपिटल को ऐड कर दीजिए तो आपको अपनी एसेट्स क्या होगी, पता चल जाएंगी। और अगर आपको अपनी लायबिलिटीज जाननी है तो ये देखो मैथ वाला काम हो गया। अगर आपको अपनी लायबिलिटीज जाननी है तो आप अपनी एसेट्स में से कैपिटल को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये दो रूल जो है ये सब पे लागू होने वाला है। ठीक है, अगर आपको अपनी पूरी संपत्ति जाननी है तो जितनी आपकी लायबिलिटीज है और अपनी कैपिटल है उसे ऐड कर दीजिए तो आपकी टोटल एसेट्स पता चल जाएगी। और आपकी जितनी आपको लायबिलिटीज जाननी है तो ये आप इधर चला गया तो ये प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर एसेट्स माइनस कैपिटल, यहाँ पे सेम जो आपका मैथ में प्लस माइनस वाला काम होता था वो यहाँ पर सेम हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अगर देखिए एक चीज इसमें और कर सकते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको अपनी कैपिटल जाननी है बच्चों, क्या जाननी है, कैपिटल जाननी है। तो अब कैपिटल इधर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, एसेट्स माइनस क्या करेंगे, लायबिलिटीज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, एसेट्स से माइनस कर दिया आपकी लायबिलिटीज को। ठीक है, देख रहे हैं कि यहां पर एक एक करते करते अब हमें अगर मान लो हमें एसेट्स, ठीक है, अगर हमको सब ऐसे तीन यहां पर सम होते हैं जिसकी वजह से हम निकालते हैं। अभी आपको देखो तीनों निकाल लिया, एक बार एसेट्स, एक बार लायबिलिटी और एक बार कैपिटल। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आपको एसेट्स निकालनी है तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, लायबिलिटीज निकालनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल, और अगर कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बैलेंस शीट में इक्वेशन कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं बच्चों, तो इसमें दो टाइप्स में हम बांट देते हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा एसेट्स और दूसरी हो गई हमारी लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, दो चीज हो गई हमारी एसेट्स और लायबिलिटी। यहां पर आप कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए एसेट्स में क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है,
तो पहली एसेट्स में आप लिखेंगे कैश इन हैंड। क्या लिखेंगे बच्चों? कैश इन हैंड। अगर आपके पास, लिख देता हूं फिर बच्चों पूरा समझा दूंगा, ठीक है, कैश इन हैंड। उसके बाद दूसरी आपकी लायबिलिटीज क्या होती, एसेट्स क्या होती हैं? कैश एट बैंक। क्या होती है बच्चों? कैश एट बैंक, ठीक। तीसरी आपकी लायबिलिटीज क्या होती, एसेट्स क्या होती हैं? डेटर्स। क्या होती है बच्चों? और उस दिन मैंने डेटर्स क्रेडिटर्स के बारे में बच्चों आपसे बात की थी। आज हम लोग इसी के पूरा टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है बच्चों। पांचवा देखिए, आप लिखते हो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। छठवा आप लिखोगे छठवा हमारा है एक्रूड इनकम। सर ये सब क्या बता रहे हैं? अभी बताऊंगा बेटा ये एसेट्स में कैसे आती है एक्रूड इनकम। उसके बाद सातवीं आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आठवीं की बात कर लेते हैं, ठीक है। आठवां आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये भी डाल सकते हैं, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है बच्चों। ये एसेट्स में डाल दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं कैपिटल। देखिए यहां पर सबसे पहले हम डाल सकते हैं कैपिटल, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो यहां पर आप प्लस करके क्या कर दें, लायबिलिटीज कर दें, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे बिल्स पेबल। जैसे उसमें बिल्स रिसीवेबल होता है उसी तरह इसमें बिल्स पेबल होता है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इंक कम है, थोड़ा सा तो डार्क में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्रेडिटर्स। 5 आपका हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और छठवा आपका हो सकता है बैंक लोन। तो ये है हमारी एसेट्स और क्या है, लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक एक करके सभी पे क्या करें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारी एसेट्स होंगी और क्या लायबिलिटीज, मतलब इसमें कैसे एसेट्स ये है और कैसे ये लायबिलिटीज है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर अब बात होती है कि ये एसेट्स कैसे हैं और ये लायबिलिटीज कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एसेट्स पे आ जाते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले आप देख रहे हैं कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारी एसेट्स कैसे हो सकती है बेटा? अगर आपके पास आपके बिजनेस में कुछ संपत्तियां हैं, संपत्तियों में उस कैश भी हमारे पास क्या होता है, आता है, ठीक है। तो कैश एक तरह से एसेट्स या आपके जेब में है, कैश इन हैंड मतलब आपके हैंड में अगर कैश है, आपके पास पैसा है, तो वो आपकी बिजनेस में संपत्तियों की तरह ही क्या होगी, यूज होगी। मतलब ऐसा उसे क्या आपकी संपत्ति ही क्या होगी, समझी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इसे हम क्या बोलते हैं, कैश। अगर आपके बैंक में बैलेंस है, अगर आपके बैंक में बैलेंस, जैसे आपके बैंक में पैसा है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा, भाई आपके अकाउंट में पैसा भी तो आपकी संपत्ति ही कहलाएगी ना, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? तो वो इस तरह की क्या होती है, संपत्ति की तरह ही क्या होती है, ट्रीट होती है, ठीक। तो यहाँ पे कैश और बैंक क्या होगा, एसेट्स की तरह हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डेटर्स की बात करते हैं। उस दिन मैंने जब अकाउंटिंग टर्म्स पे पढ़ाया था तो उसमें क्या कहता है, डेटर्स, ठीक है। डेटर्स में एक डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स भी बताया था। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आप एसेट्स में क्या लिखे हैं, डेटर्स लिखे हैं, और यहाँ पे साफ साफ क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स में, डेटर्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, देनदार बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी ए ने, जैसे ध्यान देखिए समझिए, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा, सोल्ड किया,
मेरे यहाँ बेटा ध्यान समझना, उस दिन बताया था ए एंड बी ने गुड्स सोल्ड किया, तो ए ने बी को सोल्ड किया, तो बी के लिए, ए के लिए जो बी है वो क्या है, डेटर्स है। देने का, देनदार का मतलब ये नहीं कि वो देगा, सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए क्या है, देनदार है, वो मुझे देगा। तो जब मुझे वो पैसा देगा तो एज अ वो मेरे लिए एसेट्स की तरह ट्रीट होगा बच्चों। किस तरह ट्रीट होगा, एसेट्स की तरह, ठीक है। और जब वो एसेट्स की तरह ट्रीट हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपके लिए आता है बिल्स रिसीवेबल। क्या आता है बच्चों, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, जैसे अगर हम किसी को, जैसे अब मैंने बताया, अगर आप किसी को क्रेडिट पर माल बेचते हैं, क्रेडिट से खरीदते हैं, बेचते हैं, उधार खरीदना बेचना, यहाँ बेचने की बात आती है। अगर आप बेचते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको बिल देता है, ठीक है, चेक देता है, दुनिया भर की बैंक ड्राफ्ट देता है, डीडी बना के डिमांड ड्राफ्ट देता है, तो ये सब चीजें जो होती हैं बच्चों वो आती हैं बिल्स रिसीवेबल में। एज आप उसे रिसीव करोगे तो वो आपकी किस तरह की ट्रीट होगी बेटा, एसेट्स की तरह क्या होगी, ट्रीट होगी। इसलिए इसको क्या बोला गया है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। भाई आप जिसका बिजनेस कर रहे हो अपने व्यापार में, वो स्टॉक की तरह ट्रेड होगी। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। क्या होता है बच्चों, व्यापार। मतलब वो क्या, स्टॉक जो है वो किसकी तरह ट्रीट होगी, एसेट्स की तरह ट्रीट होगी, क्योंकि आपको बिजनेस को वो क्या है, चला रहा है। भाई चला रहा है तो आपका बिजनेस उसी से चल रहा है ना, तो आप उसे स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक इन ट्रेड, आपका जो स्टॉक है वो ट्रेड में, व्यापार में है, तो वो आपके लिए एसेट्स है। जैसे अगर आप एक कपड़े बनाने वाली बिजनेस करते हो, कपड़े बनाते हो, आप कपड़े जब मशीन से मैन्युफैक्चर्स करते हो तो वो जो कपड़े हैं वो आपकी संपत्तियों की तरह ही यूज होंगी। जैसे अगर आपके मिल में, अगर सपोज कोई मिल है उसमें आग लग जाए तो बोलते नहीं मेरी संपत्तियां राख हो गई, ठीक है। तो संपत्तियां क्या थी, उसकी कंपनी में मशीन्स लगी हुई, बिल्डिंग्स थी, फर्नीचर्स थे, उसके बनाए हुए कपड़े थे, क्लॉथ थे, तो वो सब आपकी क्या है बेटा, एसेट्स हैं, ठीक है। तो एक जगह स्टॉक, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में उसे क्या बोला जाता है बेटा, स्टॉक बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्टॉक इन ट्रेड। अब आते हैं बात एक्रूड इनकम्स की। एक्रूड इनकम क्या होती है, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक एक्रूड इनकम, दोनों की एसेट्स की तरह ट्रीट की होती है, ठीक है। एक्रूड इनकम का हिंदी बोलते हैं बेटा उपार्जित आय, ठीक है। ऐसी आय जो हमें क्या होती है, हम कमा लेते हैं पहले से ही, एडवांस में पैसा हमें क्या होता है, मिल जाता है, उसे कहते हैं हम क्या, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम अभी हम आगे और भी बताएंगे आपको इनकम होती क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे थोड़ा चर्चा, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्लीज क्लास से बने रहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी मैं अचानक से आपको बताऊंगा तो आपको अभी कुछ रियली समझ में दिक्कत में प्रॉब्लम आएगी, बट अगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो समझाने में मुझे क्या होगा, आसानी हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा बने रहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी एडवांस ही होता है, इसको भी हम थोड़ा सा आगे टर्म से पकड़ेंगे, ठीक है। अब आइए लैंड एंड बिल्डिंग। क्या आपकी लैंड एंड बिल्डिंग क्या आपकी एसेट्स नहीं है बच्चों, है सर। अगर आप, मैंने बताया अगर आपकी कोई प्लांट मशीनरी बनाने वाली कपड़े वाली बिजनेस आपके यहाँ वो लैंड है, बिल्डिंग है, तो वो किस तरह यूज हो रही है बच्चों, आपकी एसेट्स की तरह ही क्या हो रही है, यूज हो रही है, ठीक है ना। तो वो एसेट्स की तरह यूज हो रही है तो हम उसे एसेट्स ही मानेंगे। और प्लांट मशीनरी एंड आपका फर्नीचर, ये सब आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। इक्वेशन में आपको ये सब मिलने वाले हैं, इसी सब चीजों से समीकरण बनने वाला है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब आ जाते हैं कैपिटल पर प्लस लायबिलिटीज। यहां कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखा है, तो मैंने बताया था कि आपको कैपिटल और लायबिलिटीज क्या करनी है, दोनों लेके चलनी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर अगर कैपिटल क्या है, कैपिटल आपको बिजनेस से पूंजी लगा रहे हो तो उसे आप क्या करोगे, कैपिटल की तरह ट्रीट करोगे, तो वो क्या होगी, एज अ कैपिटल एक पूंजी होगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात आ जाते हैं, लायबिलिटीज की बात आ जाते हैं। तो लायबिलिटीज जो है आप जानते हो, देता मतलब हमें किसी को जो पे करना होता है, एज अ वो क्या होती है, लायबिलिटीज की तरह क्या होती है, ट्रीट होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये देखो, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में बोला जाता है बैंक अधिविकर्ष। हिंदी में अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। विकर्ष का मतलब होता है निकालना, और बैंक का मतलब होता है बैंक से अधिविकर्ष, मतलब बैंक को ओवरड्राफ्ट करना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालना ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए अभी 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है, और आपको नीड कितनी पड़ गई, 1.5 लाख, 1.5 लाख की नीड पड़ गई, तो आप जो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, ठीक है, 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, वो आपकी एज अ बैंक से क्या है, ओवरड्राफ्ट है। और जब ओवरड्राफ्ट हो जाती है बच्चों तो क्या होगा भाई, ओवरड्राफ्ट का मतलब एज अ बैंक आपकी लायबिलिटीज बन जाती है कि उस 50 हजार को आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा। तो देना तो आपको पड़ेगा ही,
ठीक है ना, तो देना आपको पड़ेगा ही। तो ऐसा उसे हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह जानेंगे। बिल्स पेबल, जैसे हम किसी को माल बेचते हैं उसका जो पैसा मिलता है वो बिल्स रिसीवेबल होता है, उसी तरह हम माल अगर खरीदते हैं और हमें अगर पैसा देना पड़ जाए तो वो क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब ये है कि जैसे हमने माल खरीदा बेचा तो सामने वाला व्यक्ति हमारा डेटर्स हो गया बच्चों, उसी तरह अगर हम माल खरीदते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, क्रेडिटर्स कहलाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग के बारे में बाद में देखेंगे। बैंक लोन, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, एज अ बैंक से आप लोन लेते हो तो वो बैंक आपको लोन देती है, तो ऐसे वापस उसे लायबिलिटीज वापस करना आपकी लायबिलिटीज बनती है। तो बैंक लोन किस तरह ट्रीट होगा बच्चों, बैंक लोन आपकी लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। हमने जान लिया एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। अगली क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल कैसे होता है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और सबको ऑल द बेस्ट कल के रिजल्ट के लिए। आप बच्चों हाई स्कूल का कल रिजल्ट आ रहा है, 12th और हाई स्कूल का। सो सभी से मेरी आग्रह है कि रिजल्ट को लेकर प्लीज टेंशन नहीं लीजिएगा, जो आए रिजल्ट एक्सेप्ट करिएगा, अच्छी बात है, जो है आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। कभी भी आपके नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, आपकी काबिलियत कम नहीं होगी। सो प्लीज परेशान नहीं होगा और बने रहिए। बताइएगा जरूर निखिल सर को कि आपका कितना परसेंटेज बना है। ठीक है, कॉमर्स में आपका नंबर अगर 10th में था, कॉमर्स आपका सब्जेक्ट था, तो कॉमर्स में आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। और अगर आपको क्लास में बने रहना है तो क्लास क्या करिए बच्चों, इस लिंक शेयर करिए, बच्चों को बताइए कि द रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर लेक्चर दे रही है। और आगे से मेरा प्रॉमिस है कि आपकी कोई भी क्लास क्या होगी, कैंसिल नहीं होगी। तो बने रहिए द रेस इंस्टीट्यूट में। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।